नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सी-टेट के बाल विकास एवं शिक्षण विधि के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे, जिसमें हम लोग सितंबर 2016 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न है, लेओ वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन ए सहयोगी प्रोजेक्ट, बी मानकीकृत परीक्षण, सी तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, या फिर डी वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। हर क्वेश्चन के बाद आपको 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिससे पहले खुद क्वेश्चन करें, उसके बाद आंसर देखें, जिससे आपका रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों एक साथ हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा सहयोगी प्रोजेक्ट। क्वेश्चन का रहा है, लेओ वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों को आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो इसमें वरीयता दी जाएगी सहयोगी प्रोजेक्ट विधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बी बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, सी बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, या फिर डी विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। सी इसका आंसर हो जाएगा, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। क्वेश्चन कह रहा है, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, तो शिक्षक को यह चाहिए कि वो बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि ऑप्शन ए इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, बी इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्राप्त हो, सी यह केवल एक वर्ष के अंत में हो, या फिर डी विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। बी इसका आंसर है, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्राप्त हो। क्वेश्चन में कह रहा है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, 20 इसका हो जाएगा आंसर, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को फीडबैक या प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए कह रहा है सत्तावादी, बी अधिनायकी, सी अनुमतिपरक, या फिर डी सुविधादाता। डी इसका आंसर है सुविधादाता। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता की होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, उसके बाद कह पहला पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, दूसरा का एकमात्र निर्धारक होती हैं, सी के साथ संबंधित नहीं मानी जाती है, या फिर डी उस पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। ए इसका आंसर है, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। क्वेश्चन का रहा, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों से अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। ऑप्शन ए एक काल्पनिक लक्ष्य है, बी जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, सी विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, या फिर डी शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। डी इसका आंसर है, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। इसकी हम व्याख्या देख लें। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के भिन्न भेद होते हैं। ऐसे बच्चों में शामिल है जैसे कि बौद्धिक दृष्टि से अगर कोई बच्चा भिन्न है तो या तो वो प्रतिभाशाली बालक होगा या फिर मंदबुद्धि का होगा। शैक्षिक दृष्टिकोण से यदि कोई बच्चा भिन्न है तो या तो तीव्र बालक होगा या पिछड़ा बालक। शारीरिक दृष्टि से जो भिन्न होगा वो उसमें बहरे बालक, कम सुनने वाले बालक, अंधे बालक और जो है विकलांग बालक आते हैं इसके अंतर्गत। और समस्यात्मक दृष्टि के अंतर्गत जो बालक आते हैं वो सामाजिक दृष्टि से कुसमायोजित बालक होगा या फिर संवेदात्मक असंतुलित बालक होते हैं। ऐसे सभी विशिष्ट बालक शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु तथा धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती हैं। यह कथन है ऑप्शन ए गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। बी सही है यह कथन, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सी सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। या फिर डी गलत है, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। बी इसका आंसर है सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, क्योंकि यह जो है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से भी बहुत सारे कौशल सीखते हैं। बी ऑप्शन इसका है। अगला प्रश्न, सुनने में असमर्थ बच्चा, ऑप्शन ए श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में भेजा जाना चाहिए नियमित विद्यालय में नहीं। बी केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। सी नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। या फिर डी नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ये सारी चीज़ें एक सुनने में असमर्थ बच्चे के बारे में कही जा रही हैं कि सुनने में असमर्थ है। असमर्थ का मतलब जो इसको थोड़ा कम सुनाई दे। तो ऐसे बच्चों को नियमित विद्यालय में अगर अच्छी सुविधा दी जाए तो बहुत अच्छा कर सकता है यदि, या फिर उसे उपयुक्त सुविधाएं साधन उपलब्ध कराए जाएं तो अच्छा कर सकता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं प्रतिभावान शिक्षार्थी की हैं। ऑप्शन ए वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। बी यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। सी वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। डी वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। इसका आंसर बी हो जाएगा, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, अगर कक्षा की जो गतिविधियां होती हैं थोड़ी सी भी अगर सिंपल नॉर्मल हो तो वो बच्चा ऊब जाता है, ऊबने का महसूस करने लगता है और कुछ दूसरी गतिविधियां करने लगता है। इस प्रकार इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन ए अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। बी ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। सी अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। डी विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके।
डी इसका आंसर हो जाएगा, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। एक शिक्षक अपनी प्राथमिक कक्षा को प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, वो विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन ए, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। बी, बच्चे समस्या समाधान करता है। सी, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। या फिर डी, बच्चे पर्यावरण के प्रति अन्वेषक हैं। बी इसका आंसर है। बी के अंतर्गत बी, सी और डी तीनों विकल्प सही हैं। केवल ये विकल्प सही नहीं है कि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, यह विकल्प सही नहीं। बाकी इसमें जो सारे विकल्प तीनों दिए गए हैं, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, तीनों सही है। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावशाली है? ऑप्शन ए, पुराने प्रत्ययों के किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। बी, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। सी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। या फिर डी, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना चाहिए। सी इसका आंसर है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन करा, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावशाली है? तो इसमें जो प्रभावशाली विधि सबसे है, सी इसका आंसर है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। ऑप्शन ए, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। बी, जहाँ शिक्षक एक अधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। सी, जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित होता है और बल दिया जाता है। डी, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। इसका आंसर है, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन कह रहा है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावशाली ढंग से सीखेंगे जहाँ, इसका आंसर है, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 14। एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? ऑप्शन ए, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित हैं। बी, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। सी, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। बी इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें इसमें बी और सी विकल्प सही है। ये ऑप्शन नहीं दिया गया सही है, जिसमें कि कह रहा है कि बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं, ये गलत है। बाकी बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, ये सही है। और दूसरा सी भी सही है कि बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। कोई शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करे? ऑप्शन है, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। बी, तुम उसके जैसे क्यों नहीं कर सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। सी, काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। या फिर डी, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। डी इसका आंसर है, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे।
क्वेश्चन कह रहा है कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करे। तो इसके लिए वो ये कहे कि इसे करने की डी ऑप्शन कि इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, ये सही है। नेक्स्ट, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शन ए, उनमें चिंता और डर पैदा करके। बी, प्रतियोगात्मक परीक्षण से। सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद कर देकर। या फिर डी, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफ़ी इत्यादि। सी इसका आंसर है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। कोई शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। तो जो प्रोत्साहित करेगी वो व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर करेगी। क्वेश्चन नंबर 17, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रतिभाशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ऑप्शन ए, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। बी, रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। सी, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। या फिर डी, ऐसे कामों के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। इसका आंसर है सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। इसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य शिक्षार्थियों को प्रेरित करना होगा जिसमें वो सीखने के लिए जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। ऑप्शन ए, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। बी, शारीरिक दंड। सी, व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम। या फिर डी, प्रतियोगात्मक कक्षा। सी इसका आंसर है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। तो प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का जो उदाहरण है वो है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। क्वेश्चन नंबर 19, विकास का सिर पादाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार से आगे बढ़ता है। ऑप्शन ए, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। बी, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। सी, सिर से पैर की ओर। या फिर डी, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। सी इसका आंसर है सिर से पैर की ओर। विकास का सिर पादाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए, जन्म पूर्व का समय। बी, मध्य बचपन का समय। सी, वयस्कावस्था। या फिर डी, प्रारंभिक बचपनावस्था। डी इसका आंसर है प्रारंभिक बचपनावस्था। प्रारंभिक बचपन का समय भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय माना जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। ऑप्शन ए, आनुवंशिकता और पर्यावरण। बी, वृद्धि और विकास। सी, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। या फिर डी, अनुशासन और पौष्टिकता। इसका आंसर है अनुवंशिकता और पर्यावरण। बच्ची के जो विकास का
क्रम है वो अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करेगा। उसके माता पिता के गुण के साथ साथ जो पर्यावरण मिलेगा दोनों उसको प्रभावित करेगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौरवाहक हो सकते हैं? ऑप्शन ए परिवार और पास पड़ोस, बी विद्यालय और पास पड़ोस, सी विद्यालय और निकट परिवार के सदस्य, या फिर डी परिवार और रिश्तेदार। 20 का आंसर है विद्यालय और पास पड़ोस। सामाजिकरण के गौरवाहक के अंतर्गत जो है विद्यालय और पास पड़ोस आते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है? ऑप्शन ए संतुलन, बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सी मानसिक प्रारूपों या स्कीमा का समायोजन, या फिर डी उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। 20 का आंसर सामाजिक अन्योन्य क्रिया। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 24, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। इसमें ऑप्शन ए कह रहा है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, बी सामाजिक संकुचन अनुकूलन, सी अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, या फिर डी कानून और व्यवस्था अनुकूलन। सी इसका आंसर है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। क्वेश्चन में कह रहा है किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गौरव करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। इस कथन में जो है इसका जो सूटेबल आंसर सी होगा अच्छी लड़की अच्छा लड़का। ये अनुकूलन जो है यहाँ पे लागू होगा। इसकी हम व्याख्या देख लें थोड़ा। कोई बालक दूसरे व्यक्ति के नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में शामिल करता है तथा उस मानक के सही और गलत पक्ष पर चिंतन के द्वारा निर्णय करता है। कोहलबर्ग के परंपरागत नैतिक स्तर के अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन वह अवस्था है जिसमें बच्चों में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है। क्वेश्चन नंबर 25, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, बी वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, सी ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, या फिर डी शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। इसका आंसर है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो जो आवश्यक सबसे है वो है विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, ये ज़्यादा आवश्यक है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 26, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप या स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है। ऑप्शन ए समायोजन और अनुकूलन के रूप में, बी समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सी समाजीकरण और संशोधन के रूप में, या फिर डी समावेशन और समायोजन के रूप में। डी इसका आंसर है समावेशन और समायोजन के रूप में। क्वेश्चन देखें एक बार फिर से, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दोनों क्रियाओं को जिस नाम से जाना जाता है वो है समावेशन और समायोजन। इसमें जो पहली क्रिया है इसको हम देखें, इसमें जो दोनों अलग यहाँ मिक्स कर दिया है। इसमें वर्तमान योजनाओं के अनुरूप ये जो है
प्रारूप निर्माण जो है वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन, यह क्रिया जो है ये समावेशन कहलाती है। और पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम और नवीन जानकारी में नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन का जो परिणाम है ये समायोजन कहलाता है। दोनों मिक्स करके दिया है, इसको एक साथ आप देख सकते हैं, चाहे अलग अलग भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 27। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो ऑप्शन ए खोज को प्रोत्साहन देता है, बी नियामक है, सी समावेशन को हतोत्साहित करता है, या फिर डी आवृत्ति को बढ़ावा देता है। ये इसका आंसर है, खोज को प्रोत्साहन देता है। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें 28। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि ऑप्शन ए हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 विभिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों, बी बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि या IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, सी शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, या फिर डी क्षमता भाग्य है और अवधि के भीतर नहीं बदलती है। सी इसका आंसर है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। क्वेश्चन नंबर 29 देखें। में कह रहा है कोई 5 वर्ष की एक लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बातचीत करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए जीन पियाजे और लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहं केंद्रिका प्रकृति के रूप में करेंगे, बी जीन पियाजे इसे अहम केंद्रिता भाषा कहेगा और लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा, सी कह रहा है जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेओ वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा, या फिर डी जीन पियाजे और लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। इसका आंसर डी बी हो जाएगा। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रिता भाषा कहेगा और लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। क्वेश्चन भी कर रहा है कि कोई 5 वर्ष की लड़की है जो टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है, तो इस क्रिया को जीन पियाजे अहम केंद्रिता भाषा कहेंगे और लेओ वाइगोत्स्की जो है इसे बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में कहेंगे। इस प्रकार इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखें 30। लिंग है, लिंग क्या है? ऑप्शन ए जैविक सत्ता, बी शारीरिक संरचना, सी सहज गुण, या फिर डी सामाजिक संरचना। डी इसका आंसर सामाजिक संरचना। लिंग एक सामाजिक संरचना है। इस प्रकार इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग थोड़ा सा जटिल प्रश्नों को देख लें जो थोड़ा हमें पढ़ने याद करने में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं या याद करने में थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होती है। उनको हम थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें जो है पहला है, पहले में भी थोड़ी सी में कन्फ्यूजन हो जाता है, देख इसको
समझने में। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन ए सहयोगी प्रोजेक्ट, बी मानकीकृत परीक्षण, सी तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, या फिर डी है बहुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। डी है वस्तुपरक या बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। तो इसका आंसर ये है सहयोगी प्रोजेक्ट। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों को आकलन के लिए जिस विधि की वरीयता देंगे वो है सहयोगी प्रोजेक्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 9 क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? ऑप्शन ए वो आक्रामक और कुंठित हो जाता है, बी यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है, सी वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, या फिर डी वह जो है रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डुलाना आदि। बी इसका आंसर है यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। 10वां क्वेश्चन देख लें। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन ए अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, बी ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, सी अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, या फिर डी विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। डी इसका आंसर विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। ऑप्शन ए जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, बी जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, सी जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और उस पर बल दिया जाता है, या फिर डी जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। ए इसका आंसर है जहां उसकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखें। 18 निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? ऑप्शन ए निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, बी शारीरिक दंड, सी व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, या फिर डी प्रतियोगात्मक कक्षा। सी इसका आंसर है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखें। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए जन्म पूर्व का समय, बी मध्य बचपन का समय, सी वयस्कावस्था, या फिर डी प्रारंभिक बचपन का समय। डी इसका आंसर है प्रारंभिक बचपन का समय। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? ऑप्शन ए परिवार और पास पड़ोस, बी विद्यालय और पास पड़ोस, सी विद्यालय और निकट परिवार के सदस्य, या फिर डी परिवार और रिश्तेदार। बी इसका आंसर है परिवार और पास पड़ोस। सामाजिकरण के गौण वाहक परिवार और पास पड़ोस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। ऑप्शन ए संतुलन, बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सी
मानसिक प्रारूपों या स्कीमा का समायोजन, या फिर डी उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। बी इसका आंसर है सामाजिक अन्योन क्रिया। क्वेश्चन नंबर 24 देखें। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ऑप्शन ए दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, बी सामाजिक संकुचन अनुकूलन, सी अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, या फिर डी कानून और व्यवस्था अनुकूलन। सी इसका आंसर है अच्छी लड़की अच्छा अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देख लें। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, बी वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, सी ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, या फिर डी शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। इसका आंसर है शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। क्वेश्चन नंबर 26 देखें। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दोनों क्रियाओं को जाना जाता है। ऑप्शन ए समायोजन और अनुकूलन के रूप में, बी समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सी सामान्यीकरण और संशोधन के रूप में, या फिर डी है समावेशन और समायोजन के रूप में। डी इसका आंसर है समावेशन और समायोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखें। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। ऑप्शन ए हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हों। बी बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि या IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। सी शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को ऐसे रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, या फिर डी क्षमता भाग्य है और अवधि के भीतर नहीं बदलती। सी इसका आंसर है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। नेक्स्ट और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है 29। कोई 5 वर्ष की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए जीन पियाजे और लियो वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रितता प्रकृति के रूप में करेंगे। बी जीन पियाजे इसे अहम केंद्रितता भाषा कहेंगे और लियो वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में कहेंगे। या फिर सी जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लियो वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। या फिर डी जीन पियाजे और लियो वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। बीस का आंसर है जीन पियाजे इसे अहम केंद्रितता भाषा कहेगा या कहेंगी और लियो वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में कहेगा। इस प्रकार इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।